हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यानी कि सीटेट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना और जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। इस क्लास की अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सीटेट दिसंबर 2023 के नाम से प्ले लिस्ट होगी, इसमें आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, तो सभी को गुड मॉर्निंग एक बार बताएंगे। सभी लोग वॉइस क्लियर आ रही, क्लास को स्टार्ट किया जाए। और यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। डेली सुबह आपकी 9 बजे क्लास होती है, उसके बाद दोपहर में 2:30 बजे क्लास होती है, उसके बाद शाम 7 बजे क्लास होती है। तो 3 डेली क्लास होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है बेहतरीन अंकों के साथ, अगर आपको एग्जाम को पास करना है तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बिल्कुल फ्री में आप लोग हमारे चैनल से अपनी सीटेट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ओके, चलिए यहां पे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बताएंगे सब लोग। बहुत अच्छे। विकास एक जो है सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? पियाजे का, या हरलॉक का, या एस्किनर का, या कॉल्सनिक का? पहला का जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे ताकि और सारे बच्चे लाइव आ सकें, वो भी क्लास को देख सकें, उनको भी हेल्प मिल सके। तो विकास एक जो है सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? स्किनर का है। यहां पे पहला का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, परिपक्वता सृजनात्मकता से संबंधित है, या विकास से संबंधित है, या बुद्धि से संबंधित है, या व्यक्तित्व से संबंधित? बताइए, परिपक्वता जो है किससे संबंधित है? परिपक्वता किससे संबंधित है? बहुत अच्छे। तो परिपक्वता का जो संबंध है वो है विकास से। किससे संबंध है? विकास से संबंधित है। यहां पे दूसरा का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की निरीक्षण विधि है। बताइए, शिक्षा जो है मनोविज्ञान के अध्ययन की निरीक्षण विधि है। अंतर्दर्शन विधि, या बहिर्दर्शन विधि, या दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? सभी को गुड मॉर्निंग जितने लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की निरीक्षण विधि है। तो ध्यान रखना, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की जो निरीक्षण की जो विधियां हैं वो 3 मानी जाती हैं। एक आपका विधियां निरीक्षण विधि हो गया, प्रायोगिक विधि हो गया, और विवरणात्मक हो गया। ठीक है, तो यहां पे आपका बहिर्दर्शन हो जाएगा, अंतर्दर्शन हो जाएगा। ओके, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी जो है जैसे बहिर्दर्शन हो गया, अंतर्दर्शन हो गया, ये क्या है? उपविधि है। ओके, चलिए अगला प्रश्न यहां पर देखना, फिलोसॉफी ऑफ जूलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। देखिए, पुस्तक और लेखक से इसमें क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको सीडीपी में देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, आप लोग परेशान मत होइए। चलिए बताइए सब लोग, फिलोसॉफी ऑफ जूलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी? जॉन लैमार्क ने, या चार्ल्स डार्विन ने, या फ्रांसिस गॉल्टन, या एस्किनर ने? चौथा का जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करेंगे। और सीटेट से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है आपके मन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आज से आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो गई है। ओके, चलिए एक भी क्लास मिस नहीं होगी आपसे, डेली 3 क्लास होगी हर हाल में। तो चौथा का जितने लोग यहाँ पे जॉन लैमार्क आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों को हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ, या पीटरसन, या जेम्स डेवर, या उपयुक्त में से किसी का नहीं? बताएंगे सब लोग। शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों को हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, यह कथन किसका है? 5 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग।
शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों को हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। यह कथन किसका है? यह कथन है जेम्स ड्रेवर का। किसका कथन है ये? जेम्स ड्रेवर का है। यहाँ पे 5 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में वंशानुगत रोग कौन सा है? यहाँ पे वर्णधनता है और रंजकहीनता है, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें वंशानुगत रोग कौन सा है ये आपको बताना है। बताएंगे सब लोग? तो यहां पे देखिए जो वंशानुगत रोग आपके हैं दोनों हो जाएंगे, वर्णधनता और रंजकहीनता। ओके, ज्यादातर जो पूछा जाता है यही वाला पूछा जाता है ऑप्शन। ओके, तो यहां पे सी वाला आपका सही होगा, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, व्यक्तिक भेद मापने के लिए उपयुक्त प्राविधि है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, व्यक्तिक भेद मापने के लिए उपयुक्त प्राविधि है व्यक्ति इतिहास विधि, परीक्षण या संचयी अभिलेख या उपयुक्त सभी। 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। व्यक्तिक भेद मापने के लिए उपयुक्त जो है प्राविधि है। गुड मॉर्निंग। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए सब लोग। लाइक करने से कुछ नहीं, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और बिल्कुल फ्री में आपकी तैयारी करवाई जाएगी। पूरा कंटेंट दिया जाएगा इसी चैनल पे। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर आप लोग ज्वाइन कर लेना। व्यक्तिक भेद मापने के लिए उपयुक्त प्राविधि है व्यक्ति इतिहास विधि भी हो जाएगी, संचयी अभिलेख भी हो जाएगा, परीक्षण भी हो जाएगा, तीनों आपके सही हो जाएंगे। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा जा सकता है? 2, 3, 4, 5। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा जा सकता है? बहुत अच्छे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा जा सकता है? 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। कितनी अवस्थाओं में? 3 अवस्थाओं में। 18 का यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से वो आपके जो हैं अवस्था हैं? जैसे आपका क्रियात्मक अवस्था हो गया, प्रतिबिंबात्मक अवस्था हो गया, संकेतात्मक अवस्था हो गया। तो यहाँ पे 8वां का बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत भाषा विकास से संबंध है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे फ्राइड का सिद्धांत है, एरिक्सन का सिद्धांत है, पियाजे का सिद्धांत है, चॉम्स्की का सिद्धांत है। तो यहां पे कौन सा सिद्धांत भाषा विकास से संबंध है यह आपको बताना है। 9 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे। तो यहां पे देखिए कौन सा सिद्धांत है जो भाषा विकास से संबंध है, ये आपको बताना है। तो यहां पे चॉम्स्की का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेट में बहुत पूछा जाता है और सी टेट में तो पूछा ही जाता है। सी टेट में आपको कम से कम 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो चॉम्स्की का जो सिद्धांत है वो भाषा विकास से संबंध है। किस विकास से? भाषा विकास से संबंध किसका है? किसका सिद्धांत? चॉम्स्की का सिद्धांत। यहां पे 9 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से बता रहा हूं आपको। ओके ना? चलिए, भारतीय विद्वानों द्वारा जो है स्वीकारित संवेग है, सभी लोग जवाब दीजिए। भारतीय विद्वानों द्वारा स्वीकारित संवेग है राग, क्रोध, भय या घृणा। 10 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। भारतीय विद्वानों द्वारा स्वीकारित संवेग है तो वो आपका हो जाएगा राग। क्या हो जाएगा? राग हो जाएगा। यहाँ पे 10 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किसका है? बुद्धि जो है सीखने की योग्यता है, यह कथन किसका है? देखिए अभी आपके क्वेश्चंस नहीं करेक्ट हो पा रहे हैं ज़्यादा, तो आप लोग परेशान मत होइए। जब मैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ाऊंगा तब आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, ठीक है। और बहुत ही जल्द मैंने आपको बताया था कि दिवाली के बाद आपकी टॉपिक वाइज की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो बहुत ही जल्द आपकी टॉपिक वाइज की क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप लोग परेशान मत होइए, आराम से टॉपिक वाइज की क्लास देखना, सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, फिर आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने लगेंगे। ओके, तो बुद्धि यहाँ पे सीखने की योग्यता है, यह कथन किसका है? बर्किंघम का, टर्मन का, बिने का या वैसलर का? ये जो कथन है डियर, ये कथन है बर्किंघम का। किसका? बर्किंघम का। ओके, यहाँ पे 11 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यह कथन किसका है? व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यह कथन है गिलफोर्ड, ड्रेवर, वुडवर्थ या आइजेंग का। बताइए,
व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यह कथन किसका है? 12 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करने हैं सभी को। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यह कथन किसका है? यह कथन है गिलफोर्ड का। किसका कथन है ये? गिलफोर्ड का कथन है। 11 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व मापन के TAT में कुल कितने सादे कार्ड प्रयुक्त होते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। TAT में कुल कितने सादे कार्ड प्रयुक्त होते हैं? ध्यान से देखना, यहाँ पे सादे कार्ड पूछा जा रहा है। 1, 30 या 5 या 31? देखना यहां पे कुल अगर पूछे तो कुल आपको 31 याद रखना है, 31, ठीक है। और एक जो है इसमें आपका होता है सादा होता है, ठीक है। तो यहां पे 13 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। TAT परीक्षण में 31 कार्ड जो है प्रयुक्त होते हैं, ओके ना। जो 30 कार्ड आपके होंगे उसमें काले सफेद चित्र बने होते हैं। कौन से? काले सफेद चित्र बने होते हैं। इसके बारे में बताऊंगा मैं, टेट में ये बहुत पूछा जाता है। TAT परीक्षण 31 कार्ड होते हैं प्रयुक्त इसमें। अधिगम की विशेषता है, अधिगम समायोजन है, अधिगम क्रियाशील है, अधिगम विकास है, उपयुक्त सभी। अधिगम की विशेषता क्या है? 14 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग डियर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, 50 लाइक तो कंप्लीट कर दो इस वीडियो में, फटाफट वीडियो को लाइक करो। तो यहाँ पे देखिए ना, अधिगम की विशेषता जो हो जाएगी आपकी, अधिगम समायोजन है, बिल्कुल हाँ। अधिगम क्रियाशील है, बिल्कुल हाँ। अधिगम विकास है, बिल्कुल हाँ। यहाँ पे तीनों आपके जो है सही हो जाएंगे। उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक अधिगम वक्र में एक ही पठार होता है, क्या होता है? एक ही पठार होता है, या एक भी पठार नहीं होता, या एक से अधिक पठार हो सकता है, या अधिकतम एक पठार हो सकता है। तो एक अधिगम वक्र में कितने पठार हो सकते हैं, कितने पठार नहीं हो सकते हैं, ये आपको बताना है। 15 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। एक अधिगम वक्र में जो है एक से अधिक पठार हो सकता है। यहां पे 15 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, थार्नडाइक के सीखने का गौण नियम कौन सा है? थार्नडाइक के सीखने का गौण नियम है प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, या सादृश्यता का नियम। 16 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे। थार्नडाइक के सीखने का गौण नियम है, बताइए भाई सब लोग। तो थार्नडाइक के सीखने का जो गौण नियम है वो है सादृश्यता का नियम। यहां पे 16 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत डॉट डॉट पर प्रयोग आधारित है, बिल्ली पर, बंदर पर, या कुत्ते पर, या मनुष्यों पर? तो बताइए क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत किस पर आधारित है, यह आपको बताना है। एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग डियर। तो बताइए सब लोग, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत किस पर प्रयोग पर आधारित है? ये आधारित है कुत्ते पर। किस पर? कुत्ते पर। यहाँ पे 17 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पावलाव का है ये, ओके। साधारणात्मक अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक थे कौन? साधारणात्मक अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक थे थार्नडाइक, स्किनर, या पावलाव, या हल? कौन थे भाई? 18 का जवाब दीजिए सब लोग। साधारणात्मक अनुबंधन सिद्धांत के जो है प्रतिपादक थे कौन? तो वो थे आपके स्किनर। 18 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राबलन सिद्धांत क्या है? प्राबलन सिद्धांत के प्रतिपादक थे कौन? स्किनर थे, या पावलाव थे, या हल थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं? 19 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करना सभी को, बताएंगे सब लोग। प्राबलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वो जो प्रतिपादक थे प्राबलन सिद्धांत के वो थे हल। कौन थे? यहाँ पे 19 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जो है सृजनशीलता परीक्षण के संबंध में प्रसिद्ध हैं, गिलफोर्ड प्रसिद्ध हैं, या टॉरेंस, या मैरीफील्ड, या प्रोबी के पासी? बताएंगे सब लोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी सीटेट, यूपीटेट टीचिंग एग्जाम की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले
हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जैसे मैं सीटेट एग्ज़ाम को, यूपी टेट एग्ज़ाम को कई बार क्वालिफाई किया हूँ, उसी तरीके से आपकी तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, कम मैटर में आप लोग अपना सीटेट यूपी टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ज़्यादा हुआ आपको नहीं बनाना है कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है। मैं बता रहा हूँ, आप सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मात्र आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाकर सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सीटेट की मैं बात कर रहा हूँ। और यूपी टेट में तो आपको थोड़ा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा उसमें, क्योंकि कंटेंट पूछे जाते हैं। ओके ना। चलिए, भारत में सृजनशीलता परीक्षण के संबंध में कौन प्रसिद्ध इंडिया? वो प्रसिद्ध है प्रो बी के पासी। यहाँ पे 20 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मंदबुद्धि बालकों की विशेषता होती है नई बातों को आसानी से सीख लेते हैं, या समायोजन की योग्यता होती है, या समानतः बुद्धिलब्धि 80 से 85 होती है, या धैर्य तथा कल्पना की योग्यता होती है। 21 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे कि मंदबुद्धि बालकों की विशेषता होती है। क्या होती है? मंदबुद्धि बालकों की विशेषता सब मैं पढ़ाऊंगा। IQ चैप्टर आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा कि कौन प्रतिभाशाली बालक होते हैं, कौन मंदबुद्धि होते हैं, कौन औसत होते हैं, सब चीज़ पढ़ाऊंगा। मंदबुद्धि बालकों की जो विशेषता होती है, सामान्यतः बुद्धिलब्धि जो होती है उनकी 80 से 85 के बीच में होती है। यहाँ पे 21 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला विधि उपयुक्त शिक्षण विधि है किसके लिए? विज्ञान के लिए, गणित के लिए, या दोनों के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। प्रयोगशाला विधि उपयुक्त शिक्षण विधि है। बहुत अच्छे। प्रयोगशाला विधि उपयुक्त जो है शिक्षण विधि है, विज्ञान के लिए भी है और गणित के लिए भी है। यहां पे ए व बी दोनों के लिए सही हो जाएगा। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैस्लो की मांग पदानुक्रमिक सिद्धांत के अंतर्गत उच्च स्तरीय आवश्यकता है। शारीरिक मांग, सुरक्षा, सामाजिक मांग, या उपयुक्त में से कोई नहीं। मैस्लो की मांग पदानुक्रमिक सिद्धांत के अंतर्गत उच्च स्तरीय आवश्यकता, शारीरिक मांग, सामाजिक या सुरक्षा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। मैस्लो की मांग पदानुक्रमिक सिद्धांत के अंतर्गत उच्च स्तरीय आवश्यकता है, सामाजिक मांग यहां पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, लेखन संबंधी विकार डिसलेक्सिया कहलाता है, डिस्कैलकुलिया, या डिस्ग्राफिया, या डिस्फेजिया। 24 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। जहां पे लिखने की बात आए वहां पे डिस्ग्राफिया हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने में डिसलेक्सिया, और गणितीय विकार जहाँ पे आए वहाँ पे डिस्कैलकुलिया हो जाएगा। डिस्मॉर्फिया जहाँ पे दिख जाए तो वो शारीरिक भ्रम वाली स्थिति जहाँ पे हो जाए वहाँ पे डिस्मॉर्फिया होता है। इसको भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अधिगम अक्षमता से ये मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है सीटेट में, अधिगम अक्षमता से, ये चैप्टर से। ओके ना। चलिए, बाल्यावस्था, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अवस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे बाल्यावस्था हो गया, किशोर अवस्था हो गया। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। शैशवावस्था हो गया, पिछली बार टेट के एग्जाम में शैशवावस्था पूछ लिया गया था। तो बाल्य अवस्था होती है 0 से 6 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक, या 12 से 15 वर्ष तक, या 15 से 18 वर्ष तक। 25 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बाल्य अवस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक। कितने वर्ष तक होती है? 6 से 12 वर्ष तक होती है बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रिय अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, 7 से 11, या 2 से 7, या 11 से 15। इसको भी पढ़ाऊंगा मैं। मूर्त, अमूर्त, पूर्व संक्रियात्मक सब पढ़ाऊंगा। तो पियाजे के अनुसार जो है मूर्त संक्रिया जो अवस्था है डियर, वो है 7 से 11 वर्ष। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। भावनात्मक क्षेत्र का स्तर नहीं है कौन सा? प्रतिक्रिया, या संगठन, या समाजीकरण, या स्वाभाविकरण? बताइए सब लोग। बहुत अच्छे। भावनात्मक क्षेत्र का स्तर इसमें जो है कौन सा नहीं है? तो इसमें देखना, ये है, ये है, ये है, ये समाजीकरण आपका नहीं है, भावनात्मक क्षेत्र का स्तर। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट स्मृति प्रणाली के प्रतिपादक हैं कौन? हर्बर्ट स्मृति प्रणाली के प्रतिपादक हैं कौन? जॉन एफ हर्बर्ट, मॉरिसन, फ्लेंडर्स, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 28 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे।
हर्बर्ट स्मृति प्रणाली के प्रतिपादक हैं कौन? तो वो हैं जॉन एफ हर्बर्ट। यहाँ पे 28 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, स्टार लगा के नोट कर लेना, बहुत बार ये पूछा गया प्रश्न है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक लिखी गई है रॉबर्ट गैने के द्वारा। ओके, 29 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि मैगने की अधिगम सिद्धांत का सबसे मूलभूत अवस्था है सांकेतिक सीखना, नियम सीखना, संप्रत्यय सीखना या समस्या समाधान सीखना? जवाब दीजिए। मैगने की अधिगम सिद्धांत का सबसे मूलभूत अवस्था है तो वो है सांकेतिक सीखना। 30 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शो माय डियर स्टूडेंट, ये थी आज की जो है सीडीपी की क्लास। कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, और 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी ज़रूर बताना। ओके, क्लास के बारे में फीडबैक ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगली क्लास में। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि जो भी अपडेट आए सीटेट यूपीटेट टीचिंग एग्जाम की वो अपडेट आपको मिलती रहे हमारे चैनल के माध्यम से। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।